Hello guys, you hello guys, good evening. Hope you have all doing very well. And today we are going to learn about the ecologism, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकीवाद भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत ऐड कर दिया है मैकियावेली एमसीक्यू, तो हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। वी विल गो ऑन द डेफिनेशन थिंग। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है इकोलॉजिज्म की, सबसे पहले वो समझते हैं। Ecologism is a political and philosophical ideology that emphasizes the protection of the environment and sustainable living. Okay, सबसे पहले हमें ये समझना है जो इकोलॉजिज्म जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। वो पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है, यानी कि वो राजनीतिक विचारधारा तो है ही है लेकिन दार्शनिक भी है। दार्शनिक मतलब जो काफ़ी बार रियलिटी में फॉलो नहीं हो पाती, उसे फिलोसफिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। और पॉलिटिकल ये है ही है, ठीक है। और ये किस पे जोर देती है? इट एम्फेसाइज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा और उसको अच्छे से और फलने फूलने देने के लिए ये जो वर्ड है इकोलॉजिज्म, इसको इसमें निकाला गया था, ठीक है। और ये इस बात पे भी फोकस करता है दैट वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टू सस्टेनेबल लिविंग, यानी कि एक अच्छी जो जीवन पद्धति होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोलॉजिज्म जैसी पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडियोलॉजी को बनाया गया था। इट व्यूज नेचर एज ए सेंट्रल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इकोलॉजिज्म इज basically emphasizes on the nature's wellness। एंड ये जो इकोलॉजिज्म की जो पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देती है कि सिर्फ ह्यूमन ही केंद्र नहीं है राजनीति का। हमें जो केंद्र बनाना चाहिए राजनीति को, राजनीति में उसमें नेचर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम प्रकृति को अनदेखा करेंगे तो इसके रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। It calls for restructuring society to live in harmony with nature। जो इकोलॉजिज्म है वो ये भी कहता है कि हमें अपनी जो सोसाइटी है उसको रीस्ट्रक्चर करना है, इसको नया रूप देना है, इसमें नई चीज़ें ऐड करनी है, इसमें नए तरह के नियम कानून हमें और ज़्यादा इसमें ऐड करने हैं ताकि हमारा जो नेचर है उसके साथ हमारा सामंजस्य बैठ सके, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिज्म। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द की फीचर ऑफ इकोलॉजिज्म, कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, किस बारे में ये बेसिकली है। ओके, सो लेट्स गो विद द फर्स्ट पॉइंट। इट फोकसेस ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। सबसे पहले जो ये फोकस करता है किस पे करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, कि जो हमारा पर्यावरण है उसका जितना हनन हो रहा है, जितना हम कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, वनों को वृक्षों को काट रहे हैं, जो एनिमल है वो हमारे काफ़ी सारे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसकी रक्षा करना है। अब तक हमने विकास के कारण बहुत सारे पहलुओं को अनदेखा किया है और अब ये अनदेखा और नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ियाँ आएंगी वो उन हमने हमें उनका भी देखना है, ठीक है। ये जो सारा सारा नेचर है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हमने यूज़ किया और हम इसके बाद अ, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी तो उसके लिए भी तो हमें कुछ छोड़ना है। इसलिए इसकी सबसे पहली जो की फीचर है, इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सो दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन हैव अ पीसफुल एंड गुड लाइफ, ओके, दैट दे डिजर्व। We cannot use all the things for ourselves. We cannot be that selfish, so we need to take care of the next generation as well. So we need to protect the environment, we need to focus on the environmental protection. Now let's move on the second feature of this ideology. The second point is it questions, it means ideological ecologism क्वेश्चन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। जो हमारे अभी के समाज में और जो हमारा विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इसके बारे में इकोलॉजिज्म जो है वो इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है
कि आप जो इतना औद्योगिकरण कर रहे हैं, इतना जो उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म, जो हम इतना सारा कंज्यूम कर रहे हैं, नए कपड़े रोज पहन रहे हैं, नया फैशन रोज आ रहा है, जो कल फैशन था वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, वी आर बाइंग न्यू क्लोथ, तो जो पुराने क्लोथ हैं उनका क्या हो रहा है, उससे कितना ज़्यादा जो पृथ्वी है उस पर कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक इतनी सारी हो रही है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जो अगर हम कुछ भी खरीदते हैं वो पॉलिथीन्स में आ रहा है, पैकेट्स में आ रहा है, या फिर कागज में रैप होके आ रहा है, तो कागज भी तो पेड़ों से ही बन रहा है। और जो प्लास्टिक इतनी सारी जिन जिन जो पैकेजिंग में यूज हो रही है वो कहाँ जा रही है, जब हम इसको यूज कर लेते हैं वो इन्वायरमेंट में जा रही है, उसको कैसे, इतनी सारी जो खराब चीजें हो रही हैं। और अगर हम कोई कपड़े भी पहनते हैं तो उससे पहले जब वो तैयार किए जाते हैं, उनमें कलर्स ऐड किए जाते हैं, तो उसमें जो पानी यूज होता है, बिजली यूज होती है, इतनी सारी चीजें, इतना औद्योगिकरण जो हो रहा है, इस पे वो सवाल उठाता है इकोलॉजिज्म। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हैं। Now there is third point. It advocates sustainability and eco balance. ठीक है, ये किस पे एडवोकेट करता है, किसके पक्ष में ये बात रखता है, तो वो रखता है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारा टिकाऊ विकास कैसे हो। ऐसा ना हो कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उसके बाद जो प्रकृति की इतनी भयानक चीज़ें आती हैं, जैसे कभी भूकंप आ रहे हैं, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए। तो हमें विकास ऐसा करना है जिससे हम जब विकास करें तो उसके जो नतीजे हैं वो इतने भयावह ना हो, इतने बुरे ना हो। और इको बैलेंस यानी कि जो हमारा विकास है, विकास और जो नेचर है, उन दोनों में जब सामंजस्य है, यानी कि इको बैलेंस हो, तो इस चीज़ की बात करता है इकोलॉजिज्म। ओके, नाउ देयर इज अ फोर्थ पॉइंट। इट क्रिटिक्स एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ओके, सो ये क्रिटिक करता है, आलोचना करता है किसकी, मानव केंद्रित सोच की। ओके, क्यों? क्योंकि जो मानव है उसने नेचर को तो दरकिनार कर दिया है। जब हम विकास की बात करते हैं, हम ये तो सोच नहीं रहे कि अगर हम इतना सारा तेल धरती से निकाल रहे हैं, इतने सारे पेड़ों को काट रहे हैं, इतना सारा हम बिजली यूज कर रहे हैं, उससे इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें हम प्रकृति को तो कुछ दे ही नहीं रहे, सिर्फ उससे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। और पृथ्वी भी इतने सारे संसाधन, सारे के सारे इ- इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा निकाला जाए और हम सोचें कि पृथ्वी जो है वो ऐसे ही हमें देती रहेगी, प्रकृति हमें ऐसे ही सब चीज़ें देती रहेगी, ऐसा नहीं है। तेल एक सीमित मात्रा में है, ऐसा नहीं कि हम हर बार निकालते रहें और वो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये जो क्रिटिक करता है किसको, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। फिर है हमारा फिफ्थ पॉइंट। इट प्रमोट्स decentralized and participatory governments. Okay, so here the thing is that इट प्रमोट्स द डिसेंट्रलाइज, यानी कि ये विकेंद्रीकृत और सहभागी शासन का समर्थन करता है। ये कहता है जो चीज़ें हैं जिनको सेंट्रलाइज कर दिया गया है उनको सेंट्रलाइज ना किया जाए, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, और जो लोग हैं वो सहभागी शासन का समर्थन, यानी कि लोगों की प्रकृति को संरक्षण करने में उनका योगदान होना चाहिए और भी ज़्यादा। तो दीज आर द फिफ्थ मेन पॉइंट्स which is the key feature of ecologism. Now we are going to learn about the type of ecologism. प्रास पारिस्थितिकीवाद कितने प्रकार का है ये हम इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है शैलो इकोलॉजी, जिसे हिंदी में उथला पारिस्थितिकीवाद भी कहा जाता है। जैसा कि शैलो वर्ड से हम समझते हैं, शैलो मतलब उथला, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गहराई की बातें ना की जाएं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें की जाएं। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजी ऐसी है, इसको बोलते हैं शैलो इकोलॉजी। इट फोकस ऑन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बट विदाउट चेंजिंग द करंट इकोनॉमिक सिस्टम। सो जो सोशल सॉरी शैलो इकोलॉजी है वो बात किसकी करती है कि हम एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है उनको तो सॉल्व करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम है यानी कि जो विकास है उसको हम दरकिनार नहीं करेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। जो काम अभी जैसे चल रहा है, जितने कपड़े बनाए जा रहे हैं, जितना फैशन न्यू लाया जा रहा है मार्केट में, या फिर जितनी भी खाने की चीज़ों पर रैपिंग की जा रही है, तेल निकाला जा रहा है, वो सब वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ हम एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उन पे भी फोकस करेंगे, यानी कि विकास को की गति को धीमा नहीं किया जाएगा।
Now there is second point, and it is all about the deep ecology. And deep ecology means when you go into the deep thinking, deep solution, and deep research. Okay, so it demands fundamental change in human nature relationship and giving equal value to all life form. डीप इकोलॉजी क्या कहती है कि हमें सब फंडामेंटल ही चेंज करने पड़ेंगे, जो बेसिक है हमें वो ही चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है, जो इको बैलेंस है, वो जाके एक कायदे के लेवल पे आएगा। तो इसमें ये भी है कि जितनी भी पृथ्वी पे जितनी भी तरह की लाइफ है, उन सबको राइट दिए जाएंगे, उन सभी को उतनी ही इक्वल वैल्यूज दी जाएगी, उन सभी को, यानी कि कोई बत्तख भी है, चींटी भी है, सांप है, बिच्छू है, एवरी शॉर्ट ऑफ लाइफ, एवरी शॉर्ट, every type of form of life will be equally respected, valued। सबको एक ही तरह से सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह के मतलब पौधे हैं या फिर जंतु हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, और किसी को भी कम नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, जैसे इतने सारे हमारे जीव जंतु या जो एनिमल्स है वो गायब हो गए हैं, ठीक है। तो वो क्यों गायब हो गए, क्यों उन क्योंकि उनको ध्यान नहीं दिया गया, उनको या तो इस मात्रा में खाया गया है, या फिर इतनी मात्रा में मारा गया है कि वो अब यहाँ से, यानी कि पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। उनको उस तरह का नेचर नहीं दिया, क्योंकि पेड़ इतने काटे गए, जंगल इतने काटे गए हैं, तो वो रहेंगे कहाँ। तो ये सब बातें कौन करता है? डीप इकोलॉजी जो टाइप है इकोलॉजिज्म का। नाउ देयर इज थर्ड पॉइंट, एंड इट इज सोशल इकोलॉजी। तो सोशल इकोलॉजी किसके बारे में बात करती है? इट सेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय द सोशल प्रॉब्लम लाइक इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की। ये क्या कहती है? जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम हुई है, ये कहती है सोशल इश्यूज से हुई है, जैसे इनइक्वालिटी हुई है, कैपिटलिज्म हुआ, इतना पूंजीवाद हुआ, या पैट्रियार्की इतनी जो पितृसत्ता इतने सालों से चली आ रही है, उसकी वजह से ये जो दिक्कत हुई है, उसकी वजह से हुई है। Why it is moving this fast? Wait, wait a second. Let me correct it. ओके, सो दिस इज द पॉइंट। सोशल इकोलॉजी कहती है पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, असमानता, पूंजीवाद और पितृसत्ता जैसी सामाजिक समस्याओं से जुड़ी है। उनकी वजह मतलब काफी हद तक उनका हाथ है जो ये समस्याएं उजागर हुई हैं। पितृसत्ता वो क्यों कहती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेंस का पहले अधिकार हुआ करता था समाज पे, उस टाइम औरतों के हाथ में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। तो ये माना जाता है जैसे जैसे औरतों के ऊपर अत्याचार हुए, वैसे ही प्रकृति के ऊपर हुए हैं। क्योंकि जो इंसान है, उसने क्या सोचा कि हम सिर्फ प्रकृति से ले लेते हैं, लेकिन उसको देने के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये कब हुआ? जब मेंस जो थे इतने सारे रूल्स कर रहे थे, जब तक औरतें इसमें नहीं आई थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो सोशल इकोलॉजी है, उसने काफी हद तक इस बात इसमें इसकी मतलब भागीदारी उसमें भी है, जो पर्यावरण में जो समस्याएं हुई हैं। ठीक है। नाउ देयर इज अ फोर्थ पॉइंट, इको एनार्किज्म। इको एनार्किज्म क्या कहता है? इट बिलीव्स दैट बोथ स्टेट एंड कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय द नेचर। कि जो सरकार है और जो कैपिटलिज्म है, यानी कि जो पूंजीवाद है, इन दोनों ने नेचर को बहुत तहस नहस कर दिया। इट वांट्स अ स्टेटलेस कोऑपरेटिव सोसाइटी इन हार्मनी विद नेचर। और जो इको अनार्किज्म है वो क्या कहता है कि हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जहाँ पे सरकार हो ही ना, हमें ऐसा स्टेट चाहिए जिसमें एक बिना सरकार वाली चीजें चल रही हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रकृति ने इंसान को जन्म दिया है और उसने उसको जीना सिखाया है खुद से, तो वो इको एनर्किज्म जो थॉट वाले जो लोग हैं या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह की बंदिशें ना हो। इससे क्या होगा? इससे जो लोग हैं, और जब स्टेट नहीं होगा तो पूंजीवाद काफ़ी कम होगा, क्योंकि लोग अपने अपने में बटे रहेंगे। अभी एक स्टेट होता है तो स्टेट के लेवल पे चीज़ें बड़े स्तर पे होती हैं। ठीक है। तो इको अनार्किज्म कहता है कि जो स्टेट है, ये ही सबसे बड़ा कारण है कि इसने क्या करा है,
पूरी नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेट से स्टेट बनता है, फिर सिटी है, फिर पूरा देश आता है, तो देशों में होड़ लगी हुई है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से आगे जाना जाता है, एक सिटी दूसरी सिटी से आगे जाना जाता है डेवलपमेंट में, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कि हमारे पास इतने हथियार हैं, ये है वो है। तो इन सब में क्या हुआ है, अनदेखी हुई है किसकी, नेचर की। So now there is fifth point, and it is all about the ecofeminism. It connects the domination of nature with the domination of women. ये क्या कनेक्ट करती है, जो नेचर है, जो डोमिनेशन ऑफ नेचर है विद द डोमिनेशन ऑफ वुमेन, सेज बोथ आर ऑपरेस्ड बाय द पैट्रियार्की। इको फेमिनिज्म ये कहती है, या जो भी इसके सपोर्टर है वो ये कहते हैं, जैसे औरतों पर अत्याचार किया गया है वैसे ही प्रकृति पर भी अत्याचार किया गया है, और दोनों का कारण है पितृसत्ता। जब तक जो मेल्स हैं उन्होंने सरकार को हाथ में लिया है। 6 पॉइंट हमारा स्पिरिचुअल इकोलॉजी, रिलीजियस इकोलॉजिज्म। इट सेज वी मस्ट सी नेचर एज ए सेक्रेड। हमें जो नेचर है उसको बहुत पवित्र तरीके से कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। मैनी इंडियन ट्रेडिशंस लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ट्राइबल बिलीव सपोर्ट दिस व्यू। और इसमें क्या है, बहुत सारे जो इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं, यानी कि जैनिज्म हो गया धर्म हमारा, बुद्धिज्म हो गया, और ट्राइबल यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको, आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं, जो ट्राइब्स में रह रहे होते हैं, दूर दूर रह रहे होते हैं, काफ़ी उनका जो सिटी की लाइफ होती है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, वो जैसे पहले रह रहे होते हैं वैसे ही वो रह रहे होते हैं अभी भी। तो उनका बिलीव क्या होता है, जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पवित्र माना गया है, इसको एक गॉड का ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो नेचर है वो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर भूकंप आते हैं, पानी आ रहा है बहुत तेज, बाढ़ आ रही है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये सब चीज़ों के आगे इंसान बहुत छोटा दिखाई देता है। तो ये सारे जो हमारे धर्म है, ट्रेडिशन है इंडियंस के, वो इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल इकोलॉजी। सो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें टाइप बताया गया है, उसका की आइडिया बताया गया है। डीप इकोलॉजी है वो नेचर इक्वल टू ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस भी उतना ही इक्वल रहेगा और नेचर भी उतनी ही इक्वल रहेगी। दोनों के अधिकार वापस बराबर रहेंगे और दोनों को एक बराबर तरह की इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ये नहीं होगा कि विकास को सिर्फ ह्यूमन के आसपास ही डेवलप किया जाएगा। इट विल बी कंसिडर नेचर एज वेल, तो नेचर को भी उतना ही कंसिडर करना है। सोशल इकोलॉजी इज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमंस, के जो इन्वायरमेंट है उसको हमें ध्यान तो देना है, लेकिन उतना ही ध्यान देना जितना वो ज़रूरी हो इंसानों के लिए। ऐसा नहीं कि हम अपना 50% फोकस हम नेचर पे भी लगा रहे हैं। वी विल ओनली गिव द इम्पोर्टेंस दैट इज नीडेड फॉर द development of the humans. We are not going to give them a 100% of our attention, so we will give them the enough attention. Okay, so there is third point and it is all about the social ecology। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, सोशल इकोसिस्टम कोज इको प्रॉब्लम्स, यानी कि सोशल सिस्टम्स आर द मेन प्रॉब्लम, आर द रूट्स which creates all the problem for the eco or environment. So it is all about the social ecology. Eco anarchism says there we don't need the state, we don't need the capitalism, we should go with the eco freedom things so that we can make our environment safe and protected. This is all about the eco-anarchism. There is fifth point, which is eco-feminism. It means patriarchy harms women and nature. It means male dominancy has affected the nature and women both. Now we have another point, that is spiritual ecology. It means nature is sacred and we should give them the enough respect, enough our time and efforts to keep them safe for us and for our next generation as well. Let's move on the next slide, and it's all about the major thinker of ecologism. So we are going to learn firstly about the Arne Nice. So this thinker which support ecologism, and इनका contribution था to coin the नोशन ऑफ डीप इकोलॉजी, यानी कि डीप इकोलॉजी के बारे में बात करती हैं। ये कहती हैं कि हमें अगर प्रोटेक्ट करना है नेचर को, सो वी हैव टू
foster the deep ecology thing. We need to go ahead and change all the structure of our living so that we can protect the nature in a better way. There another thinker which names जेम्स लवलॉक, और ये बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं गाय का हाइपोथेसिस, इट मीन अर्थ एज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। ये क्या कहते हैं, अर्थ को किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, क्योंकि अर्थ जो है वो इतनी कैपेबल है, इट कैन गो फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। वो अपने आप ही, यहाँ पे मौसम चेंज होते हैं, बारिश होती है, सब कुछ होता है, अर्थ अपने आप सब कुछ करती है। तो हमें सिर्फ इसको थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें इसे ध्यान देने की ज़रूरत है, बट हमें, जैसे अर्थ अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करती है, ऐसे ही इंसानों को भी जो वो क्या काम कर रहा है, उसका विकास किस तरह से हानि पहुंचा सकता है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नाउ देयर इज अनदर थिंकर एंड हीज नेम इज मूरे बुकचेन, एंड ही टॉक्स अबाउट द इको अनार्किज्म एंड सोशल इकोलॉजी, जो अभी हमने ऊपर थॉट पढ़े थे। उसके बाद है रेचल कैटसन, और ये ऑथर है साइलेंट स्प्रिंग के, और इन्होंने किसके बारे में अवेयरनेस जताई है, पॉल्यूशन के बारे में। सो यू नीड टू कीप ऑल द नेम ऑफ द थिंकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन। हम शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्नेनेस टॉक्स अबाउट द डीप इकोलॉजी। जेम्स लवलॉक, he says that earth as a self regulating system. You need to keep this point in your mind. And there is another one, Murray Bookchin. The name is Murray Bookchin. Murray Bookchin, you need to keep repeating this name so that you can memorize easily. And he talks about the eco anarchism and social ecology. Both are important point, and we have already read them about the read read them in the previous slide. Okay. और जो रेशल कार्सन है, ही टॉक्स अबाउट द साइलेंट स्प्रिंग एंड रेज अवेयरनेस वेरी वेल ऑन द टॉपिक ऑफ द पॉल्यूशन। सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। इफ यू वांट टू रीड इन द हिंदी, सो यू कैन गो अहेड। Okay, so I'm moving on the next slide, and it is fourth point, ecologism versus environmentalism. Okay, so this is very important. Most of the students get confused between the difference about the ecologism versus in environmentalism. पारिस्थितिकीवाद बनाम पर्यावरणवाद। देखिए, दोनों नाम से ऐसा लगता है, अगर आप दोनों के नाम रीड करेंगे, सो यू विल फील दैट both have the same concept, and it's also true, both have the same concept, but they have some differences as well. So we will go and learn about the differences. So we will start with the ecologism. अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, जो इकोलॉजिज्म है, जो ये विचारधारा है इकोलॉजिज्म की, ये बात किसकी करती है, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। यानी कि आइडियोलॉजी यानी कि आदर्शवादिता, और पॉलिटिकल यानी राजनीति, ये दोनों को समाहित करके चल रही है। Ecologism is not just about the environment. Okay, so you need to keep this point, which is very important point, that it doesn't talk only about the environment. It also include the political ideas. अब ये राजनीति को भी अपने अंदर सम्मिलित करती है। राजनीति को क्यों करती है, क्योंकि जो स्टेट है, जब वो बनाया जाता है, उसमें जो नियम कानून है, वो अभी तक हमने क्या करा है, ह्यूमन के आसपास बनाए हैं, लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेचर को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि ये चीज़ की जा सकती है, ये चीज़ नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के नियम कानून बने हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द नेचर एज वेल। नाउ द सेंटर ऑफ द regulation and making new strategy is not all about the around the human. We are also including the nature. It believes our whole way of living and governing should change to protect the nature. It means if the government, new government or any type of government makes the new strategy, makes new rules, they need to keep them in their mind to make according the nature along with the human. सो ये है इकोलॉजिज्म। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग ऑन द एनवायरमेंटलिज्म। what is environmentalism and how it is different from the concept of ecologism? Firstly, it is practical and reform based. देखिए, इकोलॉजिज्म वाज द आइडियोलॉजिकल, यानी कि आदर्शवादी है, कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत उसमें की गई हैं इस तरह की, जो हो सकता है हम फॉलो ना कर पाए इन रियल लाइफ। बट जो इन्वायरमेंटलिज्म है, इट इज़
practical and reform based. Environmentalism is more about the solving problem. It's talk about the problem and it's come up the solution step by step, but it doesn't change the whole system. On the other hand, ecologism change all the system, whole system. It means it will be have new rules, new strategy, new things, and new changes. But environmentalism doesn't talk about changing the whole system. It's come up the solution step by step. यानी कि कहता है कि हम छोटे छोटे से पहले सॉल्यूशन करेंगे. We will check it out how they are working and how they are beneficial for us. Then we will keep coming up with the and new and strong strategy. तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है इन्वायरमेंटलिज्म में. और जो इकोलॉजिज्म है वो कहता है कि हम तो जड़ से ही सारे पुराने जो रूल्स हैं स्ट्रेटेजी उनको उखाड़ फेंकेंगे और नए रूल्स के साथ आएंगे. ओके, सो देयर इज सेकंड पॉइंट, डिमांड स्ट्रक्चरल चेंजेस. जो इकोलॉजिज्म है वो किसकी डिमांड करता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस की. इकोलॉजिज्म सेज वी नीड टू चेंज हाउ इंडस्ट्रीज वर्क्स, how economics work, how societies are built. We want to come up with the deep changes, and it should not be on the surface level but on the deep level so that we can fix all the issues. इकोलॉजिज्म कहता है कि हम जितनी भी उद्योग है, अर्थव्यवस्था है, समाज की जितनी भी अभी तक सोसाइटी बनी है, कैसे बनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं. अब हम क्या करेंगे, पूरे गहरे तरीके से पूरे नए तरीके का समाज लेके आएंगे, एक अर्थव्यवस्था लेके आएंगे. और सारे के सारे सुधार जो होंगे वो ऊपरी तौर पे नहीं होंगे, वो बहुत ही गहराई के स्तर पे होंगे. अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एनवायरमेंटलिज्म है वो क्या कहता है. इट फोकसेस ऑन पॉलिसी इम्प्रूवमेंट. एनवायरमेंटलिज्म ट्राइज टू इम्प्रूव द लॉज. ये क्या करता है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द एंटायर लॉ or the whole rule or the new the previous strategy, बट इट कम अप द इम्प्रूवमेंट. ये करता है उसमें इम्प्रूवमेंट कर देता है, जोड़ तोड़ कर देता है कि भाई यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ से फिक्स कर देते हैं और ये काम करने लग जाए. ये करता है, रूट सिस्टम को नहीं करता, क्योंकि रूट सिस्टम अगर आप चेंज करने चाहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है वो काम ना भी करे. ऐसा होता है ना, हमने एक घर बनाया और अब हम चाहते हैं भाई इसमें ये घर वैसा बन जाए जैसा हमारा कोई ड्रीम हाउस होता है. मान लीजिए आप कोई पुराने घर में रहते हैं. अब दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक होगा जो पूरी बिल्डिंग तोड़वा के पूरी नई बिल्डिंग बना देगा, और दूसरा इंसान क्या करेगा जो क्रिएटिव है, जिसको अपने पैसे भी बचाने हैं, थोड़ा सा टाइम भी कम है, थोड़ा बिजी भी है, तो वो क्या करेगा, पेंट कर दिया यहाँ पे, फर्नीचर बदल दिया, उसका पर्दे बदल दिए, कर्टन बदल दिए, तो वो एक नया पूरा लुक उससे भी दिया जा सकता है. उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व कर की जा सकती हैं, और आपने देखा भी होगा कि वो घर एकदम नए लगने लग जाता है. तो जो डीप इकोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए उसको आइडियोलॉजिकल भी किया जाता है. आइडियोलॉजिकल मतलब आदर्शवादिता. ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका. नाउ वी आर मूविंग ऑन द अपोज, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. अब ये किसको अपोज करता है? जहाँ पे सिर्फ इंसान के आसपास ही कोई चीज़, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू रूल्स एंड न्यू थिंग्स आर बीइंग बिल्ड, उसको ये अपोज करता है. ये कहता है सारी जितनी भी लिविंग बीइंग हैं सब इम्पोर्टेंट है, नेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम क्या करेंगे, नेचर को जब केंद्र में रखेंगे, यानी कि हमारा फोकस जो होगा वो नेचर पे होगा. व्हेन वी आर बिल्डिंग एनी न्यू हाउस और वी आर गोइंग टू स्टेब्लिश अ न्यू कंपनी और वी आर गोइंग टू रन अ न्यू ब्रांड. बट जितने तरह का भी विकास होगा उसमें क्या होगा, इंसान को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, हम उसको अपोज करते हैं. तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब हो गया इंसान की जो आसपास है उसकी ज़रूरत है उसको उतना फोकस नहीं किया जाएगा, अब वही नेचर की बात होगी. ये कौन कहता है? इकोलॉजिज्म. अब इन्वायरमेंटलिज्म क्या कहता है? स्टिल लार्जली ह्यूमन सेंट्रेड. ये अभी भी जो क्या है, ह्यूमन सेंट्रेड है. ये क्या कहता है कि हम विकास तो करेंगे करेंगे, प्रकृति को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे. हम सिर्फ उतना देखेंगे जितना इंसानों की ज़रूरत और फ़ायदे के लिए बेहतर है. यानी किसी गांव में अगर बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए गए हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, तो ऐसा नहीं कि पूरे गांव को हरा भरा बना देंगे. उसकी डीप इकोलॉजिज्म पे नहीं चलेंगे, वो सिर्फ उतने ही पेड़ लगाएंगे जिससे उनका काम चल जाए. बाढ़ना है, मिट्टी ना खिसके, पेड़ों की जड़ें उनको पकड़ के रखें, तो इतना ही वो काम करेंगे. तो ये है
main difference between ecologism and environmentalism.